पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में काफी बड़े डिस्टरबेंस देखने को मिल रहे हैं। प्रोटेस्ट, क्लैशेस, सिविल अनरेस्ट की वजह से सिचुएशन काफी वर्स हो गई है। आज हम बात करेंगे कि ये डिस्टरबेंस क्या है, इनके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इफेक्ट बांग्लादेश के लोगों पे पड़ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको नए वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई से वायलेंस शुरू होने के बाद लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रोटेस्ट जो लाखों लोगों को जला रहे हैं जुलाई में शुरू हुए थे जब स्टूडेंट्स ने कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया जो गवर्नमेंट जॉब्स एलोकेट करता था। जुलाई 16 को ये वायलेंस बढ़ गए जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और प्रो गवर्नमेंट एक्टिविस्ट से टकरा गए जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करके डिसीजन रोल बैक नहीं किया। इसके बाद एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन फिर से बढ़ गई और वायलेंट क्लैशेस वीकेंड तक जारी रहे। दरअसल बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद 1971 में गवर्नमेंट ने एक कोटा सिस्टम एस्टैब्लिश किया था जिसमें 30% पोजीशंस लिबरेशन वॉर फाइटर्स के लिए रिजर्व की गई थी। सालों के दौरान इस बेनिफिट को मॉडिफाई करके फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज और दूसरे ग्रुप को भी शामिल किया गया जो टोटल गवर्नमेंट जॉब्स का 56% हो गया। 2018 में एक स्टूडेंट मूवमेंट ने गवर्नमेंट को कोटा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। ये इशू ज्यादातर सेटल हो गया था, लेकिन इस जून में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने रूल किया कि कोटा सिस्टम को खत्म करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिससे इफेक्टिवली ये वापस रीइंस्टेटेड हो गया। हर कोई कह रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर का ऑटोक्रेटिक स्टाइल सबसे बड़ा रीजन है इस प्रोटेस्ट के पीछे, लेकिन ये जो इनस्टेबिलिटी है इसके पीछे सिर्फ रीसेंट इवेंट्स नहीं है। बांग्लादेश के अंदर काफी पुराने फॉल्ट लाइंस और कॉन्ट्रडिक्शन है जो अब सामने आ रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है बंगाली कल्चर और इस्लामिक रेजोरेंस के बीच। जैसे इंडिया में ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज हैं, वैसे ही बांग्लादेश में भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ रही है। तो ये तीन मेन आइडेंटिटीज हैं, एक सेक्युलरिस्ट नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, दूसरी इस्लामिक आइडेंटिटी और तीसरी है बंगाली कल्चर। बांग्लादेश में लगभग 90% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए रिलीजन और सेक्युलरिज्म की फ्रीडम को रिस्टोर किया गया है। एसके सैनी ने अपनी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बताया कि जब उन्हें ढाका में नेशनल डिफेंस कोर्स अटेंड करते वक्त सीनियर डिफेंस और सिविल सर्विसेज ऑफिसर से इंटरैक्ट करने का मौका मिला, वो ये देख के हैरान हो गए कि आर्मी ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि स्टेट की फंक्शनिंग में इस्लाम का रोल पैरामाउंट होना चाहिए और उन्हें 15th अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म शब्द को वापस लाने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बांग्लादेश की हिस्ट्री में एक मेजर फॉल्ट लाइन है जो देश के वेरियस ग्रुप्स के बीच डिवीजन को दर्शाता है। ये डिवीजन उन लोगों के बीच है जो वॉर ऑफ लिबरेशन में शामिल हुए और दूसरे जो उससे बाहर रहे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश के क्रिएशन में एक मेजर रोल प्ले किया है, इसलिए इसका रोल इन ग्रुप्स के नैरेटिव्स में सेंट्रल थीम रहा। नेशनलिस्ट का मानना था कि इंडिया का रोल सिर्फ बांग्लादेश को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लाने का था ताकि अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो आगे बढ़ाएं और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक बेहतर एक्सेस मिल सके। प्रो चाइनीज लेफ्ट का मानना था कि इंडिया का इंटेंशन था बांग्लादेश को एक कॉलोनी बनाने का जहां से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके वेस्ट बंगाल की जूट इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाए। रेडिकल लेफ्ट के नजरिए से इंडिया एक एक्सपेंशियस पावर थी और बांग्लादेश के लिबरेशन को एक अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन मानती थी। इस्लामिस्ट ने यह प्रोपोगेट किया कि इंडिया का असली मोटिव था पाकिस्तान, जो एक मुस्लिम होमलैंड था, क्योंकि हिंदूज कभी भी एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इन सभी परसेप्शन ने एक नया परसेप्शन बना दिया कि इंडिया ने लिबरेशन स्ट्रगल में मदद के साथ साथ एक प्राइस को भी पे करना पड़ा। फिर ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो गया कि इंडिया को बांग्लादेश की हर प्रॉब्लम के लिए ब्लेम किया जाए। बांग्लादेश में इंडिया को डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में दिखाने का नैरेटिव डिस्कोर्स बन गया था। बांग्लादेश अब तक स्टेबल सिविल मिलिट्री रिलेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाई इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देश अभी भी मिलिट्री के शेडो में जी रहा है। बांग्लादेश आर्मी और डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान की तरह कमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में डीपली इन्वॉल्व्ड हैं।
आर्मी के वेल्थ और इन्फ्लुएंस का प्रूफ ढूंढना मुश्किल नहीं है। ढाका का 5 स्टार रेडिसन होटल जो गेस्ट को नियर बाय डीलक्स आर्मी गोल्फ कोर्स यूज करने की सुविधा देता है, वो बांग्लादेश सेना कल्याण संस्था का है और ये मिलिट्री लैंड पर स्टैब्लिश्ड है। बांग्लादेश के अंदर के डिविजन्स और वल्नरेबिलिटीज अभी करंट टर्मोइल से बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। ये इंटरनल इश्यूज रीसेंट टर्बुलेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें माइनॉरिटीज पर अटैक्स, ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर का तोड़फोड़, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का टूटना, बंगाबंधु म्यूजियम का डिस्ट्रक्शन और आर्मी का प्रोटेस्ट को इनिशियल स्टेजेस में कंट्रोल ना करना शामिल है। इन सब चीजों ने सिचुएशन को अनकंट्रोलेबल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।